नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लक्ष्य है कि मिट्टी को सुधारना, मिट्टी को फर्टिलाइज बनाना और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी रासायनिक खाद के मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना, वो भी जैविक तरीके से। और आप यदि जैविक रुचि खेती में रुचि रखते हैं, ऑर्गेनिक खेती को अपनाना चाहते हैं, मिट्टी को सुधारना चाहते हैं, अच्छा पोषण चाहते हैं, पौष्टिक आहार से अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, तो मेरे मिशन से आप जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन किसानों के लिए जो जो हल्दी की फसल लगाते हैं, हल्दी की फसल लेते हैं। हल्दी की फसल दीर्घ अवधि की फसल है, वो 7-8 महीने से 9 महीने तक तैयार होती है। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ हल्दी की फसल बहुत सारे मित्र लेते हैं। और आजकल तो हल्दी, जो भारतीय हल्दी है, की डिमांड, उसकी मांग यूरोप के कई देशों तक है, अमेरिका तक है। बहुत सारे देशों में भारत की जो हल्दी है आज बहुत अच्छी तरह से प्रयोग हो रही है, बहुत मांग बढ़ रही है। यदि वो ऑर्गेनिक है, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर अच्छी है, उसमें केमिकल मुक्त है, तो फिर आप अपनी हल्दी की फसल को कहीं भी अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र जो हल्दी लेते हैं, उनके सामने एक समस्या आती है। समस्या ये आती है, जब भी हल्दी की वो बुआई करते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद 15 दिनों से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर हल्दी की फसल को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, कोई ना कोई कीट उस पर आक्रमण कर देता है। तो उसके लिए फिर उनको शुरुआत से ही कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तरफ आपको रासायनिक खाद प्रयोग करने पड़ते हैं, दूसरा रोगों से मुक्ति के लिए, कीटनाशकों से अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत सारी जहरीली दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। और जब बार बार आप जहरीली दवाओं का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, अपनी फसल पे करते हैं, तो उसके बहुत सारे अंश आपके खेतों में आ जाते हैं, हल्दी में आ जाते हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम जांचें कि हमारे फसलों में, हमारे आहार में, हमारे खाद्यान्न में कितने केमिकल, कितनी मात्रा में। लेकिन जब आप अपने इन्हीं इन्हीं फसलों को, इन्हीं खाद्यान्न को, इन्हीं साग सब्जी और फलों को विदेशों को भेजना चाहते हैं, तो वहाँ तो कई तरह की जांच होती है। और जब आपके इन खाद्यान्नों के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है, किसी रासायनिक खाद की उपस्थिति या कीटनाशक की उपस्थिति देखी जाती है, तो फिर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन लॉस ना भी हो, आप स्वयं भी प्रयोग करते हो, आपका समाज भी करता हो, और आप बिना किसी जहरीले रसायनों के अपनी खेती लेना सीख लें, तो बहुत अच्छा है। तो उसके प्रयोग बहुत सहज है। मैं तो कहता हूँ कि हर फसल को जैविक तरीके से बिना रासायनिक खादों के लेना चाहिए। लेकिन पिछले 30-40 साल में, 50 सालों में हमने इतने सारे रासायनिक खादों का प्रयोग अपनी मिट्टी में कर दिया कि मिट्टी की संरचना ही बदल गई। अब मिट्टी में ना तो जीवांश बचे हैं, ना वो सूक्ष्म जीव बचे हैं, यहाँ तक कि केंचुए तकों की जो स्थिति है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अब बहुत कम मात्रा में केंचुए दिखाई देते हैं, वो भी थोड़े बहुत समय। बहुत तरह के जीव नष्ट हो गए। आप गुबरैल नजर नहीं आते, तितलियां नजर नहीं आती, मधुमक्खियां नजर नहीं आती, भंवरे नजर नहीं आते, मेंढक नजर नहीं आते। बहुत सारे जीवों को हमने समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि मोरों की संख्या घट रही है, गिद्ध चील भी खत्म से हो गए हैं। अब कौवे भी बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं। जो गौरैया होती थी वो भी अब दिखाई नहीं देती। और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अब हमारे आसपास देखने में नहीं आते। ये पक्षी जो होते हैं, जीव जंतु, जो कीट पतंग होते हैं, ये हमारे फसलों को कीट पतंगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले के मुख्य आहार हैं, मुख्य हथियार हैं। लेकिन इनको हमने कीटनाशक के छिड़काव से नष्ट कर दिया। हमारे कृषि विशेषज्ञ, हमारे कीटनाशक बेचने वाले मित्र हैं, वो हर चीज का समाधान दवाओं में ढूंढते हैं। उनको दवा बेचनी है, दवा कंपनियों को प्रॉफिट कमाना है। और हम भी बिना किसी सोचे समझे अपने को ज्यादा शिक्षित, ज्यादा आधुनिक दिखाने के चक्कर में बेहिसाब इन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशकों से हमें विश्वास भी नहीं होता। दवा बेचने वाला कहता है कि आपको 1 एकड़ के लिए 100 ml दवा चाहिए। आप कहते हैं इतनी से आपके इतने बड़े खेत में फसलों को क्या असर पड़ेगा। वो कहता है एक ड्रम में आपको एक दो 5-7 ml की जरूरत है। आप कहते हैं 5-7 ml से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आप एक बोतल की जगह 2 बोतल, 3 बोतल प्रयोग करते हो, बार बार करते रहते हैं। इससे एक तो ये होता है कि फसलों में जो कीट लगते हैं उनमें रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। तो उससे कैसे बचे, उससे बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है, वो करें। साथ ही आपने हमारे जो जो गाय का गोबर से तैयार भस्म है,
उसका प्रयोग करना है, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, साथ ही मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि करता है। यदि मिट्टी ही स्वस्थ हो जाए तो फिर रोग आए ना। मिट्टी ही स्वस्थ हो जाए तो सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से सक्रिय हो जाए, सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिट्टी में ही बढ़ जाए, तो फिर मिट्टी से ही बहुत सारे जो रोग हैं जो फैलते हैं, या फिर हमारी फसलों में रोग की कमी होती है, रोग फैलने की जो उसमें न्यूनता आ जाती है, इम्यूनिटी घट जाती है। इम्यूनिटी ना घटेगी तो फिर उस पर रोग कैसे आक्रमण करेंगे, फिर जो कीट हैं उनको विकसित होने का स्थान कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये रोग विकसित कहाँ होते हैं, विकसित तो वहीं आसपास ही होते हैं। फंगस भी मिट्टी में रहते हैं, जिनको कवक, जिनको हम फफूंद कहते हैं। इसी में बहुत सारे और जीव होते हैं, नेमोटाइड भी मिट्टी में पलते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी मिट्टी में पलते हैं। कीट भी जड़ों के आसपास के कुछ क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो थोड़े पत्तियों में होते हैं कि पत्तियों में रेशन पावर नहीं है, पत्तियों में रोग प्रतिरोधकता नहीं है, तो ऐसे कीट जब अपने अंडे देते हैं तो उसे पीवा सहजता से बन जाते हैं। तो उसे बचने के लिए प्रयोग करना, बचने के प्रयोग ये करना है कि आपने 1 लीटर के हिसाब से मैं आप पैरामीटर दे रहा हूँ, और ये 5 लीटर का आपने सॉल्यूशन तैयार करना है, और 5 लीटर को करीब 10 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। वो है क्या कि 1 किलो के आसपास आपने छाछ लेनी है, देसी गाय की छाछ मिले तो अति उत्तम है। उसको खट्टा करना है, 5-7 दिन के अंदर खुले में रख के उसको अच्छे से खट्टा करना है। खट्टा जब करें तो उसी छाछ में आपने 20-25 ग्राम के आसपास कुछ तांबे का पात्र, को तांबे की तारें उसमें डाल दें, ताकि तांबे का असर भी आ जाए। तांबा तो कॉपर है, कॉपर में सूक्ष्म जीवों को, फफूंदी आदमी को नष्ट करने के लिए विषाक्तता की क्षमता रहती है, तो उसमें कॉपर डाल दें। साथ ही उसमें 50 ग्राम के आसपास गुड़ डाल दें। गुड़ फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक है। जो हमारे छाछ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए गुड़ बहुत जरूरी है, तो गुड़ डाल दें। साथ ही आप उसमें 50 ग्राम के आसपास जो हल्दी पाउडर डाल दें। साथ ही 250 ग्राम के आसपास जो नीम की पत्तियां हैं उनकी अच्छे से चटनी बना के वो डाल दें। 50 ग्राम के आसपास तुलसी की पत्तियां लेके उसकी चटनी बना के उस डाल दें। और ग्लो यदि आपके आसपास है तो ग्लो भी ले सकते हैं। ग्लो की चटनी बना के उसका अर्क निकाल के या जूस निकाल के वो भी डाल दें। तो इसको आप जब सब चीज़ को तैयार कर लें, 5-7 दिन उसको और रहने दें, उसको अच्छी खटास आने दें, अच्छा उसको फर्मेंटेड होने दें, फिर उसको 10 लीटर पानी में मिला लें। 5 लीटर पानी में मिलाएं और 10 लीटर आप जो स्पेयर होता है जिससे आपको छिड़काव करना है, उसमें 5-10 लीटर पानी डाल के इससे सारा सॉल्यूशन 15-16 लीटर के आसपास हो जाएगा। उसको आपने 1 एकड़ खेत में उसको अच्छे से छिड़कना नहीं है, अच्छे से भिगोना है, तो ये करना है। दूसरा, जब भी आप अपनी फसलों में पानी दें, सिंचाई दें, तो 250 ग्राम के आसपास जो हमारा जो गोबर की जो राख है उसको 50 लीटर पानी में अच्छे से घोल के, साथ ही उसको 50 ग्राम के आसपास जो गौमूत्र भस्म है, जो गौमूत्र क्षार है, उसको मिलाना है। इन सबको अच्छे से मिला के आप जब भी आप किसी तरह से अपने फसलों को पानी दें, अपने पौधों को पानी लगाएं, तो उसमें उस पानी के साथ में देते रहें, क्योंकि इसमें जो केमिकल हैं, गाय के गोबर में बहुत सारे केमिकल रहते हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसे गुण तो हैं ही, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले भी, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाले तो हैं जो हानिकारक हैं। मित्रों के लिए मित्र हैं, मित्रों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जो रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करने की भी इसमें अद्भुत क्षमता है। गोबर के बारे में सुनते हैं, आपने सुना होगा कि जब हमें दुर्गंध नष्ट करनी होती है तो हम गोबर की राख छिड़कते हैं। हम बर्तन साफ करते हैं तो हम हाथ पहले शौच से आने के बाद इसीलिए गोबर की राख से करते थे कि गोबर की राख में बहुत सारे ऐसे रसायन हैं कि जो मल मल से या शौचालय के स्थान पर हमारे हाथों में बहुत सारे के जीव या सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने का काम करता था। हम तो इसको वैसी दीवारें पोछने का काम भी करते थे, दीवारों पर इसीलिए हम इससे लेपन करते थे, चाहे गोबर है, जब फर्श को लेपन करते थे, ताकि वहाँ किसी बैक्टीरिया को विकसित होने का समय नहीं बनाए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया नाशक गुण है। तो इसके अलावा जब हम इसको गोबर की राख को पानी में मिला के छिड़कते हैं तो ये मिट्टी में पहुंचकर भी कई तरह की क्रियाएं करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बायोसेंसर्स हैं, बहुत सारे जैव रसायन हैं। उनके उनके कारण मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों में बदलाव आता है।
मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाती है। आप कहें कैसे बढ़ जाती है, उसकी विषय में फिर मैं क्या विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप व्यक्तिगत मेरे से संपर्क करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक विस्तृत अलग विषय हो जाता है। उसको समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इससे होता है और होना क्या है, पूछना क्या है। अब आप थोड़ा सा इस पर ट्रायल करके देखिए, परीक्षण करके देखिए और मिट्टी की जांच कराते रहिए। आपके सामने परिणाम आ जाएगा कि आप जैसे ही 2 4 5 बार इसका प्रयोग अपनी मिट्टी में करेंगे, खेत की मिट्टी में करेंगे, खेत की क्यारी है उनमें करेंगे और उसकी जांच कराएंगे, तो जांच बताएगी कि आपकी मिट्टी में क्या क्या बदलाव आया। इससे आपका पीएच स्तर संतुलित हो जाएगा। पीएच स्तर के अलावा ऑर्गेनिक कार्बन संख्या बढ़ जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी में जल धारण क्षमता आ जाएगी। मिट्टी के अंदर आपकी जो भी फसल लगाते हैं उस फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाना शुरू हो जाएंगी। आप उखाड़ के देख लीजिए, आपने एक समान मिट्टी में लगाया है बीज, एक इसमें लगाया है, दोनों की जड़ें देख लीजिए, एक ही अवधि की आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। चौथी चीज, उसमें जो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, आयरन, इस सब की दरों में परिवर्तन आएगा। आप सबकी मात्रा में भिन्नता देखोगे और वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, मिट्टी आपकी स्वस्थ हो जाएगी। तो आप यदि हल्दी की फसल लेना चाहते हो तो मात्र ये दो प्रयोग करके देखिए। आप जो रासायनिक खादें प्रयोग कर रहे हो उनकी मात्रा को भी मेरे अनुरोध पर 1 2 फसलों के दौरान आधी कर लीजिए, और दूसरी बार यदि लें तो उसको भी आधी कर लीजिए, और कुछ बार इनकी 3 4 बार के तो आपको कोई रासायनिक खाद प्रयोग भी नहीं करना। आपने प्योर जैविक खेती करनी है। आपने गोबर की खाद का प्रयोग करना है, गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करना है, गौमूत्र का प्रयोग करना है, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये जो मेरे छोटे मोटे प्रयोग हैं, गोबर की जो राख है इसका प्रयोग करना है, गौमूत्र की भस्म का प्रयोग करना है। और हमारे पास एक चीज और भी है, मैंने मेरे पहले वीडियो में देखा हुआ कि गोबर घनसत्व सॉल्यूशन है, गौरस के नाम से हम उसको देते हैं। और हमने वो गोबर के, गाय के गोबर से ही अलग किया है। गाय के गोबर में अब वैज्ञानिक प्रूव हो चुके हैं, इसमें 60 तरह के बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं की कॉलोनीज रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, प्राणी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अद्भुत है। मैं प्रजातियां बता रहा हूँ, संख्या नहीं बता रहा। संख्या की बात करें तो गाय के जो रूमन है, पेट है, उसमें लाखों संख्या में जीवाणु रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं। अब तो इस बात को हमारे आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी प्रमाणित करने लगे हैं कि हमें हमारे गट में, हमारे पेट के अंदर यदि जीवाणु सक्रिय ना रहे, रोग कारक जीवाणु भी होते हैं, और रोग कारक जीवाणु तभी विकसित होते हैं जब मित्र जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के लिए हमारे पास है ना एंटीबायोटिक दवाएं, और हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है इसका मुख्य आधार ही जो एंटीबायोटिक्स हैं। और इन एंटीबायोटिक्स को लेकर भी पूरी दुनिया में एक टेंशन बनी हुई है, इसको रोकें या इसको चालू रखें। चालू रखें तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाएगा, हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे, हम रोग नहीं बचा पाएंगे, इन्फेक्शन से बच नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं के प्रयोग से हमने बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर दिया। यदि आपका पेट खराब है, इंडाइजेशन है, गैस बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी है, तो इसका कारण भी यही है, और इसी के कारण आप में आर्थराइटिस समस्या शुरू हो जाती है। आपकी लीवर में फैट डिपॉजिट हो जा शुरू हो जाता है, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, आपके आर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। आज आर्थराइटिस से पूरी दुनिया में 33% से ज्यादा पॉपुलेशन परेशान है। हृदय रोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप इतने अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें सलाह देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उनकी सलाह सिर्फ पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगती है। यथार्थ में जब हम संपर्क करते हैं तो वो हमसे 1000 2000 4000 तो सिर्फ कंसल्टेशन के लेते हैं, 2 4 5 हजार के टेस्ट करा देते हैं। और टेस्ट कराने वाले भी, टेस्ट कराने वाले की अलग झुंड बन गई है। आज हमारे देश में कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नियमित टेस्टों पर खर्चा होता है, नियमित जांचों पर खर्चा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमारी को रोक नहीं पा रहे हैं। जो अकाल मृत्यु है उनको किसी तरह से कम नहीं कर पा रहे हैं। हर साल हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गंभीर हार्ट अटैक आते हैं, उसमें से 1/3 तो कुछ घंटे में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो समस्या है, मैं यथार्थ बता रहा हूँ। यथार्थ ये बता रहा हूँ कि यदि हम किसी तरह से इसको रोक सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप कुछ करके देखिए,